हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस पेपर 2 की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 19, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप यहाँ पे विद्युत के नाम से जानते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये जो चैप्टर है आप लोगों के जो एग्जामिनर है अप टू 10th यानी कि क्लास 10th की एनसीईआरटी से भी इस चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं। तो 2 से 3 पार्ट में मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कवर करूंगी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम कवर करेंगे और जो अभी रिसेंट पेपर हुए थे 14 और 15 दिसंबर 2024 को, उसमें भी आप लोगों के दोनों ही पेपर सेट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिले थे। यदि आप सीटैट 2025 के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप जरूर देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं और पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। क्लासेस रिकॉर्डेड मैंने में होती है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है कमेंट सेक्शन में ही, पिन फॉर्म में। आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको क्लासेस के लिंक मिलते रहे। साथ ही साथ जो आप लोगों की साइंस के यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ क्लास शेयर करती हूँ, ये यहाँ पे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे शेयर होती है, और जो मैथ्स की क्लासेस होती है ये यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है। अगर आप चाहें तो इन क्लासेस को रेगुलर देख सकते हैं ताकि आप अपने सब्जेक्ट में कमांड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपको ये टॉपिक नहीं आता होगा, बट आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव सीखना है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप बिगनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से सीटेट एग्जाम दे रहे हैं बट आपका पेपर 2 मैथ साइंस में स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट आपका पेपर 2 मैथ साइंस ओरिएंटेड यहाँ पे है, विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे 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 कवर करना है, वो चीजें हम देखेंगे। कभी भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि विद्युत प्रवाह की। तो देखिए, कभी भी अगर किसी भी सर्किट की अगर हम बात करें तो सर्किट में बेसिक चीजें क्या क्या होती है। तो सर्किट में आप कहेंगे कि बेसिक आप लोग देखेंगे कि एक वायर होता है, वायर के साथ आप लोगों को यहाँ पे सेल या फिर बैटरी कनेक्टेड मिलती है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे बल्ब जो कि ग्लो होता है, तो आप लोगों को इंडिकेशन मिलता है कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। साथ ही साथ स्विच होता है जो ऑन ऑफ होके आपके सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो इस तरीके की बेसिक बेसिक चीजें होती है। तो अगर हमसे कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है यहाँ पे कैपिटल आई। तो ये देखिए, ये जो आई है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी सर्किट के अंदर जो आपके चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस के फ्लो होने से क्या जनरेट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट होता है। और कभी भी अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है यानी कि आई जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, और इसी के साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरीके से फ्लो होते हैं। तो आपसे ये भी कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती है, ये विपरीत दिशा में एक दूसरे से प्रवाह करते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी कि कितना आपका चार्ज फ्लो होगा, वो भी कितने पर्टिकुलर टाइम में, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे बताता है। साथ ही साथ ये जो Q लिखा है ये क्या है, Q यहाँ पे चार्ज को दर्शाता है और T यहाँ पे किस चीज को दर्शाता है, T यहाँ पे टाइम को दर्शाता है। तो ये बेसिक चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका एसआई यूनिट आपसे पूछ सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम किस लेटर से दर्शाते हैं, जिसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें कभी भी सर्किट के अंदर ये मेजर करना है, ये मापना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस को इसको मापने के लिए
मापन के लिए किस चीज का हम प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एममीटर का प्रयोग करते हैं। और एममीटर दिखता किस तरीके से, एममीटर दिखता इस तरीके से, जो कि मैंने यहाँ पे सर्किट में बनाया है। अब एममीटर में भी एक साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एक साइड आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट इस दिशा में फ्लो कर रहा है और इस दिशा में फ्लो करते हुए ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो आपका चार्ज है, ये जो चार्ज है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। तो ये बेसिक चीजें हम लोगों को हमारे एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप 2023 का यहाँ पे पेपर देखते हैं, तो जो 2023 का पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था असर्टिव रीजन करके। वो क्वेश्चन मैं भी आप लोगों के सामने शो भी करूंगी। उसमें था इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके की क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप स्टार डाल के लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें, तो स्केलर क्वांटिटी तो वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है पर दिशा नहीं होती। बट यहां पर एक एक्सेप्शन आप लिखेंगे कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है, बट फिर भी ये किस तरीके की क्वांटिटी कहलाता है, ये एक यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ये एक्सेप्शन की फॉर्म में आप इस चीज को नोट करते हुए चलेंगे। आई होप इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखिए किसी भी सर्किट के अंदर आप लोग ये चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किस रेट से फ्लो हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड किया गया जो कि ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। अब ओम्स लॉ जो है वो किस चीज का लॉ है और किस चीज के बीच में रिलेशन बताता है। तो ये हमारा किस चीज के बीच में रिलेशन बताता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं V। अब देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर आपको एक वर्ड में बताना है कि इसकी परिभाषा क्या है, तो आप कहेंगे ये एक तरीके से वर्क डन है। आप कहेंगे किस चीज का वर्क डन। अगर मैं कहूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपको यहां पर चार्ज को लेके जाना है, किसको लेके जाना है, चार्ज को लेके जाना है, तो जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट क्या है, ये आपका है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का वर्क डन है। वर्क डन किस चीज में, कि एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको जितना कार्य करना पड़ेगा वो आपका दर्शाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसने जो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया। इन्होंने क्या रिलेशन बताया कि दोनों के दोनों आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, वर्क डन भी उतना बढ़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, आप जितना करंट पास करते रहोगे उतना वर्क डन जो है बढ़ता रहेगा। जैसे करंट डाउन होगा वर्क डन भी यहाँ पे डाउन होगा। और क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ हम कोई चीज यहाँ पे सॉल्व कर नहीं सकते, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हुए हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं जिसको हम आर बोलते हैं। अब ये जो आर है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जामिनर इस टर्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं जो कि है रेजिस्टेंस, जिसे आप यहाँ पे प्रतिरोधक के नाम से भी जानते हो, प्रतिरोध के नाम से भी जानते हो। अब बेसिकली ये होता क्या है, अब रजिस्ट वर्ड का मतलब क्या है, अगर मैं एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड आपसे पूछूं तो रजिस्ट वर्ड का मतलब आप कहेंगे किसी चीज को रोकना। तो रजिस्ट से हम यहाँ पर इस टर्म को देखेंगे कि ये रजिस्टेंस होता क्या है, एक तरीके की प्रॉपर्टी है, एक तरीके का क्या है, गुण है, प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे वायर की। ये जो वायर हमने यहाँ पे तैयार किया, इस वायर की प्रॉपर्टी है कि ये क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा किसको, ये करंट को ब्लॉक करेगा। अब इस चीज को और अच्छे से याद रखने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। हम फोन वगैरह यूज करते हैं, हम टीवी वगैरह यूज करते हैं,
कुछ घंटे बाद वो चीजें गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि जब हम उस चीज को यूज कर रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरा फ्लो कर रहा है, एक सर्किट बना हुआ है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वायर की ही एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, तो वो थोड़ा थोड़ा करंट जो है वो ब्लॉक करते रहेगी। और जैसे थोड़ा थोड़ा करंट आपका ब्लॉक होता रहेगा तो क्या होगा, वायर ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। तो आपके एग्जामिनर इससे रिलेटेड फॉर्मूले पूछते हैं, इसके फैक्टर्स पूछ लेते हैं, तो अभी हम वो चीजें कवर करेंगे। बट साथ ही साथ एक बार एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास एक सर्किट है जो कि कुछ इस तरीके का है। इस सर्किट में क्या क्या चीजें दे रखी है? आपको बैटरी दे रखा है, बैटरी की जगह सेल भी दिया हो सकता है। स्विच जो है ऑन है, मतलब पूरा कनेक्ट है। और इसके अलावा एक बल्ब है जिसका नाम है B1 और दूसरा बल्ब है B2। यहाँ पे एमीटर इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि अगर इस केस में, यानी कि इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर हम लोग क्या करें, हम लोग अगर रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या कर दे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दे, रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोधक जो है, इसको अगर बढ़ा दे, तो जो बल्ब होगा, बल्ब जो होगा वे आपका डिम होगा या ब्राइट होगा, या फिर कौन सा बल्ब आपका डिम या ब्राइट होगा, इस तरीके का प्रश्न, मतलब कौन से बल्ब पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग अगर लॉजिकली चीजें सोचते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर, कि हम सोचते हैं यार यहां से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, यहां पहुंचेगा, ए पॉइंट पे पहुंचेगा, बल्ब ए तो अच्छे से यहाँ पे ग्लो करेगा, पर बल्ब बी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये वाला आपका डिम हो जाएगा। हम लॉजिकली ये सोचते हैं, और एग्जामिनर ने हमारी इस सोच के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन भी बताया था कि बल्ब ए जो है वो तो आपका ब्राइट रहेगा, पर बल्ब बी जो है डिम रहेगा। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, अभी मैंने बताया आपको, बट साथ ही साथ बल्ब का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। सिंपल सी बात है। तो अगर रेजिस्टेंस, ये वाला जो सिंबल है, सॉरी ये मैंने ये पॉइंट स्किप कर दिया, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, और इसकी एसआई मान क्या होता है, इसका एसआई मान होता है ओम, जिसको आप इस तरीके से भी दर्शाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये वायर का रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हो, और क्वेश्चन में तो बस ये बोल रखा है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाया गया, अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, इसका भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को ब्लॉक करना, और करंट अगर धीरे धीरे ब्लॉक होगा तो ये वाला भी डिम हो जाएगा और ये वाला भी आपका बल्ब जो है वो डिम हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये था कि बोथ बल्ब बिकम डिम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना था। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला डिस्कस किया कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर आपको R यानी कि जो रेजिस्टेंस है, इसके फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वायर जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसके अलावा जो दूसरा इसका फैक्टर है, ये एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अगर वायर मोटी होगी तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, यानी कि उसमें करंट का ब्लॉकेज जो होगा वो कम होगा। अगर वायर पतली होगी तो उसमें रेजिस्टेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगला फैक्टर होता है नेचर और टेम्परेचर, यानी कि किस तरीके का उसका नेचर है और किस तरीके का टेम्परेचर है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पर इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को जोड़ते हुए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और क्योंकि आपको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यहाँ पर भी हटाना है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका तैयार करेंगे वो क्या करेंगे, R इक्वल्स टू ρL/A। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ दो केस यहाँ पे पूछे जाते हैं, केस 1 और केस 2। यहां से एग्जामिनर ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी कर रही हूँ। और दोनों के दोनों सिलेंडर देख के आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि इस वाले का एरिया जो है,
एरिया क्या है, एरिया मैं मान के चल रही हूँ कि हाफ है, और लेंथ क्या है इसका डबल। और इस वाले केस में मैं मान के चल रही हूँ कि एरिया जो है वो क्या है आपका 2a, और लेंथ क्या है यहाँ पे हाफ है। थोड़ा और छोटा बनाना था, वो बड़ा बन गया है। बस आप इस तरीके से इस चीज को याद रखिए। तो दोनों ही केस को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, वैसे तो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। बट केस वन की बात करूं, केस वन के केस में आपको देखने को मिलेगा कि अब देखिए, अगर नेचर जो यहाँ पे मटेरियल अगर सेम रहता है, तो ये जो रजिस्टिविटी होती है ये कभी आपकी बदलती नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसी क्वेश्चन में अगर यूज भी होगा तो आप ये चीज मेंशन भी करिएगा, ये आपकी चेंज नहीं होगी अगर मटेरियल जो होगा ये आपका सेम होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करूं, तो फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब रो तो मैंने कहा ये तो भैया चेंज होगा नहीं। इसके अलावा लेंथ क्या है, पहले केस में लेंथ है आपका 2l, और एरिया क्या है, एरिया है यहाँ पे a/2। आई होप जो मैंने लिखा वो क्लियर हो गया होगा। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, केस 2 की बात करूं, तो इसके रिस्पेक्टिव हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, R इक्वल्स टू रो L, इसमें क्या है, L है यहाँ पे L/2, और A क्या है, A क्या है यहाँ पे 2a। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, तो आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के नीचे कोई फ्रैक्शन होता है तो ये 2 कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और अगर ऊपर इस तरीके का फ्रैक्शन होता है तो ये चीज नीचे आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज अगर ऊपर चली जाएगी तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 रो L/A। इस केस में यानी कि ये कितना हो गया, इस केस में ये आपका 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपका एरिया हाफ हो जाता है और लेंथ आपका डबल हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, अगर एरिया कम हो गया, पतला हो गया, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा। वो वाली चीज आप समझिएगा इस कॉन्सेप्ट से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ये जो 2 है ये नीचे जा रहा है, अगर ये 2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा का नीचे की साइड, यानी कि 1/4। तो सिंपल सी बात है, इसको रटने वाली चीज नहीं है। आप इस चीज को, ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स। तो आपको इसको किस तरीके से समझना है, आपको इस तरीके से समझना है, सिंपल सी बात है कि अगर एरिया आप बढ़ा रहे हो, एरिया अगर डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो सिंपल सी बात है वायर उसकी हो रही है मोटी, और अगर वायर मोटी होगी तो रेजिस्टेंस का आंसर कम आएगा। और आपको ये भी जानना है कि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अगर मैं सर्कल का पूछूं तो वो होता है πr²। अभी तक इस चीज से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, अदरवाइज न्यूमेरिकल कैसे भी बना सकते हैं कि आपको लेंथ दे दे, आपको एरिया की जगह क्या दे दे, रेडियस दे दे, और रेजिस्टिविटी दे दे, रेजिस्टेंस निकालने को बोले तो आप इस फॉर्मूले में लग के उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए, इस चैप्टर का जो बेसिक आधार है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी मैं इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन यानी कि डे 20 करेंगे, इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगी। अभी हमने ये जो रेजिस्टेंस किया है, रेजिस्टेंस को आप सर्किट में किस तरीके से अरेंज करते हो, उससे रिलेटेड कई सारी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनर पूछते हैं, जो चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी होगी। तो चलिए अब इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिससे आपको क्लियर होगा आज का ये टॉपिक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन में लेके आई हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। यानी कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको आपको रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए, ये अभिकथन और तर्क से रिलेटेड है, असर्शन रीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा है। असर्शन क्या बोल रखा है, असर्शन ये बोल रखा है जो विद्युत धारा होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आज के इस सेशन में मैंने आप लोगों के साथ इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है कि ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में ए को आपका ट्रू बोला गया है, ये आपका गलत हो गया। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन को देखें, तो अगले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। सिंपल सी बात है कि ए असर्शन तो आपका ट्रू है नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया।
अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं, लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू। अभी मैंने वही वाली बात बोल दी कि असर्शन तो इसमें सही है ही नहीं। और अगर आपको बस इतना भी पता है तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे कि इसमें असर्शन जो है ये आपकी सदीक राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और जबकि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये एक्सेप्शन आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखना है। इस हिसाब से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है, यानी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसके अंदर हमसे पूछ रखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। अगर कभी भी हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें एक मेटालिक कंडक्टर से, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है कि हीट कब प्रोड्यूस होता है, जब वायर में आपके पास रेजिस्टेंस होता है। अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बेसिकली करंट को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। और इसके कुछ फैक्टर मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इसके अलावा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, साथ ही साथ ये नेचर पे भी डिपेंड करता है और कितना आप तापमान, कितना आप टेम्परेचर दे रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है। तो सिर्फ मटेरियल और लेंथ ओनली वर्ड की वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। थिकनेस और लेंथ सिर्फ ओनली वर्ड की वजह से ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है मटेरियल एंड थिकनेस, तो देखिए ओनली ओनली की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। किस तरीके का पदार्थ है, उसकी क्या लंबाई है, उसकी क्या मोटाई है, यानी कि मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो फैक्टर्स को इस तरीके से घुमाकर भी आपके एग्जामिनर जो है आपके सामने देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। जो आपने पढ़ा है उसको आप लॉजिकली इस तरीके से सोचेंगे तो आपके आंसर्स यहाँ पे सही होते चले जाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको आपको यहाँ पे पहले तो सर्किट डायग्राम बना के देखना होगा, और सर्किट डायग्राम बना के आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि इस तरीके से सेट किया गया है कि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट है आपका बैटरी 1 से, जो कि आगे जाके एक रजिस्टर से कनेक्ट है और उसके बाद वो B2 से कनेक्ट है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाऊं जिस तरीके से चीज़ें बोली गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है कि एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एक बैटरी है। तो बैटरी मैंने इस तरीके से बना दी। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक बल्ब से कनेक्ट है, जो कि उसके बाद एक रजिस्टर से कनेक्ट है, फिर दोबारा एक बल्ब से कनेक्ट है। यानी कि ये हो गया आपका B1 और ये हो गया आपका B2। और उसके बाद ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से फाइनली इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है। और दोनों के दोनों बल्ब जो है अभी क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों बल्ब अभी ग्लो कर रहे हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ आर इज़ इंक्रीज। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ को क्लियर किया है। ये जो आर होता है, आर क्या है, आर होता है प्रतिरोधक, यानी कि इसे आप रजिस्टर बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिंपल सा करंट को ब्लॉक करके रखना। और क्योंकि रजिस्ट वर्ड आ गया तो ये ब्लॉक करके रख रहा है। अब अगर करंट ब्लॉक होगा तो बल्ब जो है वो सही से ग्लो नहीं होंगे। मैंने अभी आपके साथ जब ये टॉपिक डिस्कस भी किया था, मैंने बताया था लॉजिकली हमारे माइंड में आता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, बल्ब 1 ग्लो करेगा, फिर रजिस्टर है तो उसकी वजह से करंट ब्लॉक होगा, फिर बल्ब 2 ग्लो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे आपका ये ऑप्शन दिया भी गया है कि B1 विल बिकम डिमर, यानी कि बल्ब 2 जो है वो डिम हो जाएगा, जबकि जो B1 है यानी कि बल्ब 1 है वो आपका अनचेंज रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका कम हो गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें कि दोनों के दोनों बल्ब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी यहाँ पे गलत है। क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो करंट तो ब्लॉक हो रहा है, और जिसकी वजह से
यहाँ पे चाहे B1 में चाहे B2 में, यानी कि दोनों में से एक में या फिर दोनों में कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है B1 बिकम डिमर, यानी कि बल्ब 1 डिम हो जाएगा, जबकि B2 जो है वो आपका अनचेंज रहेगा। B2 अनचेंज कैसा रहेगा, बीच में तो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बल्ब के यहाँ पे वायर के रेजिस्टेंस के साथ साथ इन बल्ब का भी अपना अपना रजिस्टर होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों बल्ब पे यहाँ पे असर पड़ेगा और दोनों के दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है राधिका कनेक्ट अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल। राधिका ने क्या किया, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल सेल जो है इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए। जो बोल रखा है हमने वो कर दिया विद अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 बल्ब, यानी कि इन्हीं के साथ सीरीज अरेंजमेंट में 2 बल्ब भी इस तरीके से लगा दिए, सभी यहाँ पे सीरीज अरेंजमेंट में लगाए गए हैं। अब आगे क्या बोल रखा है कि व्हाट शुड शी डू टू मेक द बल्ब बिकम डिमर। अब यहाँ पे बल्ब को क्या करना है, हमें यहाँ पे बल्ब को डिम करना है। अगर बल्ब को डिम करना है तो उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है, एक एक ऑप्शन को जरा हम यहाँ पे ढंग से पढ़ते हैं। इसमें बोल रखा है रिप्लेस 1 सेल विद अ पीस ऑफ चॉक, यानी कि एक सेल को आप पीस ऑफ चॉक से रिप्लेस कर दीजिए। या फिर अगले ऑप्शन में बोल रखा है रिप्लेस 1 सेल विद अ पीस ऑफ मेटल वायर। अब देखिए अगर आप चॉक से रिप्लेस करेंगे तो चॉक आपका पुअर कंडक्टर होता है, तो दोनों के दोनों बल्ब ही बंद हो जाएंगे। आपको डिम करना है उसको, यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ उसे बुझाना नहीं है। तो ये आपका चॉक की वजह से, तो ये पुअर कंडक्टर होने की वजह से आप कहेंगे कि ये तो यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। हाँ, मेटल वायर से रिप्लेस करेंगे तो 2 सेल की जगह एक ही सेल रह जाएगा, तो वो डिम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। अगले में बोल रखा है रिप्लेस 1 बल्ब विद अ पीस ऑफ मेटालिक वायर। अब सिंपल सी बात है कि सेल 2 हैं और अगर बल्ब 2 की जगह हम एक बल्ब रहने देंगे तो वो डिम नहीं होगा, वे आपका ब्राइट हो जाएगा। ये जो तीसरा ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग तो ये ब्राइट हो जाएगा। आपको ब्राइट नहीं करना, आपको डिम करना है। अब सिंपल सी बात है कि 2 सेल है, 2 सेल एक बल्ब से कनेक्ट है, तो वो बल्ब और ज़्यादा ब्राइट होगा, ना कि डिम हो जाएगा। अगला बोल रखा है रिप्लेस 1 बल्ब विथ अ सेल। अगर आप एक बल्ब को सेल से रिप्लेस कर दोगे तो एक बल्ब और 3 सेल हो जाएंगे, और 3 सेल हो जाएंगे तो वो आपका डिम नहीं होगा, वे आपका होगा ब्राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है, यानी कि आप एक सेल को यहाँ पे मेटालिक वायर से यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, धातु की तार से। तो क्या होगा, बस एक सेल यहाँ पे बच जाएगा, जिसकी वजह से 2 जो आपके बल्ब है वे आपके डिम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट जो ये आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं ये भी इसी टाइप का है जैसा अभी हमने राधिका वाला क्वेश्चन किया। इसके अंदर भी क्या पूछ रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल सीरीज अ सर्किट will the bulbs grow brighter assuming that cell and bulb are identical with each other। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 कंडीशन दिए गए हैं, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि इनमें अगर ये सीरीज अरेंजमेंट में है तो आपको ये बताना है कि किस केस में यहाँ पे बल्ब जो है ब्राइट होंगे ना कि डिम होंगे। तो देखिए एक बल्ब और एक सेल, यानी कि ये एक मॉडरेट सा होगा, ना ज़्यादा ना कम, तो इस ऑप्शन को हम अभी होल्ड पे रखते हैं। अगले में बोल रखा है कि 2 सेल आपने यूज़ किए और एक बल्ब है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने 2 सेल इस तरीके से लगा दिए और उसके साथ हमने क्या किया, उसके साथ हमने एक बल्ब जो है लगाया, तो एक बल्ब को 2 सेल की पावर मिलेगी। तो ये हम कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अगले में क्या बोल रखा है कि 2 बल्ब होंगे और एक सेल होगा, तो देखिए एक सेल में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो भी 2 बल्ब में, तो ये केस आपका डिम कहलाएगा ना कि ब्राइट, तो इसमें डिम हो जाएगी चीज़ें।
अब अगला अगर हम केस देखें तो उसमें बोल रखा है कि 2 बल्ब और 2 सेल। 2 बल्ब और 2 सेल वैसा ही होगा जैसे पहला वाला केस है जिसमें 1 बल्ब और 1 सेल ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चीज़ें जो है बट जाएंगी। बट अगर आप बी कंडीशन में देखें तो बी कंडीशन में क्या होगा कि अगर एक बल्ब को 2 सेल की पावर मिलेगी तो वो आपका ज़्यादा ब्राइट होगा, यानी कि वो आपका ज़्यादा प्रबल तरीके से जलेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप यहाँ पर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों को आप क्या कर दो, डबल कर दो। इस केस में क्या बोल रखा है, लेंथ को आपको क्या करना है, डबल करना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया था। फॉर्मूला था आपका R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला है। मैंने आपसे कहा कि मटेरियल अगर सेम रहेगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो समान रहती है। तो इस केस में हमें क्या किया, इस केस में हमने लेंथ को भी डबल कर दिया और एरिया को भी डबल कर दिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इवेंचुअली होगा क्या कि इस केस में जो हमने शुरुआत में फॉर्मूला लिया था वही फॉर्मूला आपका आ गया, यानी कि ये दोनों बिल्कुल देखिए सेम है। तो हम कहेंगे कि अगर किसी केस में हम लेंथ और एरिया दोनों को ही डबल कर रहे हैं या दोनों को ही ट्रिपल कर रहे हैं या दोनों को ही आप कह लीजिए कि हाफ कर रहे हैं, तो इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो आपका अनचेंज रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।